अब ये बताइए कि ऑडियंस इस वक़्त देख रही है, उनमें से कुछ लोग होंगे जो क्रिप्टो में इस वक़्त बहुत ज़्यादा इन होंगे, कुछ होंगे जो सिर्फ़ उसको वाटर टेस्ट कर रहे होंगे और कुछ लोगों को अभी भी कुछ आइडिया नहीं होगा, वो समझते होंगे ये स्कैम है। तो ज़रा इसको डीमिस्टिफ़ाई कर दें कि ये स्कैम है या नहीं है और आपकी क्या कन्विक्शन है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के हवाले से? ऑफ़ कोर्स क्योंकि अगर मैं जो कॉइन्स की लिस्ट निकालूँ वो तो इनफ़िनिट लिस्ट है। यानी कि हर दिन जो है वो थाउज़ेंड्स ऑफ कॉइन्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो अब किस पे हम ट्रस्ट करें, किस पे ना ट्रस्ट करें? ये जो एक नया बंदा अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो उसके लिए बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है कि वो इसको फ़िल्टर आउट कैसे करे कि क्या चीज़ स्कैम है, क्या चीज़ नहीं है? तो इस पे थोड़ा-सा अपनी आप ओपिनियन दीजिए। श्योर। पहले आपने कहा कि क्रिप्टो की मार्केट या बिटकॉइन स्कैम है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 3 ट्रिलियन की मार्केट स्कैम नहीं हो सकती है। यू कैन नॉट स्कैम पीपल फॉर 3 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ मार्केट। हाँ, प्रोजेक्ट स्कैम हो सकते हैं, आई एग्री। तो सबसे पहले तो ये बात दिमाग से निकालते हैं कि बिटकॉइन स्कैम है या क्रिप्टो की मार्केट स्कैम है, राइट? अगर स्कैम क्रिप्टो की मार्केट में होता है तो फाइनेंशियल मार्केट्स में बैंकिंग मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्कैम है। सबसे बैंकिंग बड़ा स्कैम तो सिस्टम बैंक जो फ्रैक्शनल रिज़र्व थी बैंकिंग है, वही वही सबसे बड़ा स्कैम है, जिसको सबसे बड़ा लोग अभी तक बेचारे भुगत रहे हैं। सबसे बड़ा स्कैम तो फिर हुँ, बैंकिंग सिस्टम हो गया ना। हुँ। फाइनेंशियल मार्केट्स पे सारी स्कैम है। फिर सबसे बड़ा स्कैम आई शुडन्ट बी सेइंग, और आप एडिट कर देना, आई डोंट नो। सबसे बड़ा स्कैम तो पेट्रो डॉलर है ना, डॉलर है। हाँ, नहीं, हम लोगों को ये मुझको लिटरली 10 7-8 या 10 12 साल पहले पता चला कि डॉलर इज़ नॉट रिज़र्व्ड बाय गोल्ड एनीमोर। मुझे नहीं मेरा भी पता था। यही इत्तेफ़ाक था। मैंने जब पढ़ना शुरू किया था 20 आई थिंक 16-17 में तब मुझे पता चला कि मुझे Sorry for the interruption, guys. Please, if you like this content and you get any value out of it, please subscribe and like this because it will help my channel a lot. Thank you very much. Enjoy the video. मुझे भी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई डॉलर जो है वो तभी प्रिंट होता है जब फेडरल रिज़र्व के पास उतना गोल्ड होता है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि भाई ये चीज़ तो 1971 में ख़त्म हो चुकी है। और अब तो बस वो एक फ्लोटिंग करेंसी है और उनको उनकी जब मर्ज़ी होती है वो छाप देते हैं और बेचारे जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, वो भुगतते हैं क्योंकि अगर डॉलर महँगा होता है, तो उनका डेट महँगा हो जाता है, फिर उनको मज़ीद और डॉलर बाय करने पड़ते हैं जस्ट टू पे ऑफ द इंटरेस्ट। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये पूरी दुनिया का जो सिस्टम चल रहा है फाइनेंशियल सिस्टम, ये तो बहुत जिसे कहते हैं कि अनफ़ेयर सिस्टम है उन कंट्रीज़ के लिए जो कि बेचारे डेब्ट के अंदर फँसे हुए हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क। यानी कि जब से जितना उनके पास डेट है, वो मुझे लगता है कभी निकल नहीं पाएँगे क्योंकि जो सिस्टम रिग्ड हुआ हुआ है उनके खिलाफ, वो ये है कि डॉलर विदाउट फ्रॉम एनीथिंग जो है वो प्रिंट होता है और जब डॉलर ऊपर जाता है, ऑफ कोर्स उनका डेट महँगा हो जाता है और ना सिर्फ डेट महँगा होता है, फिर उनको उस पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान का जो है ना डेट कभी ख़त्म नहीं होगा, इस पूरे सिस्टम की वजह से। पाकिस्तान का डेट कैसे खत्म? पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है। यूएस के ऊपर खुद 38 ट्रिलियन का डेट है। दे आर देखो अंडर 38 ट्रिलियन डॉलर्स डेट। और मजे की बात ये लोग सोचते नहीं है कि जिस मुल्क की अपनी मनी प्रिंटिंग मशीन है, सबसे पावरफुल मनी प्रिंटर जिसके पास है, वो 38 ट्रिलियन डॉलर की डेट में बैठा हुआ है। हुँ। क्यों? कहाँ जा रहा है और वो पैसा? और सबसे मज़े की बात ये है कि उनका जो डेट है, वो लोग वॉलंटरीली बाय करते हैं। यानी कि जो यूएस ट्रेज़री बॉन्ड्स। मार्केट है, वो बेसिकली फ़ोर्स तो नहीं कर रहा है किसी को तुम बाय करो, वो तो लोग दुनिया जो है वॉलंटरीली इसको बाय करती है। तो ये फिर उनको फ़ेवर करता है ना कि वो उनको जब मर्ज़ी चाहे, जितना मर्ज़ी चाहे वो पैसा छापें क्योंकि लोग लगे खड़े हुए हैं उसको बाय करने के लिए। तो ये फिर एक तो अनफ़ेयर एडवांटेज देता है उनको और फिर जो दूसरे बेचारे जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, वो इसमें जो है पिसते चले जाते हैं। क्योंकि उनका डेट महँगा होता जाता है और उनको फिर अपनी करेंसी को प्रिंट करें तो उनकी अपनी करेंसी नीचे नीचे चली जाती है। तो फिर उनको मज़ीद डॉलर जो है वो अर्न करने पड़ते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट से करें या किसी भी तरह से करें, जस्ट टू पे ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द दैट। तो ये जो पूरी साइकिल है, ये तो बेचारे जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, वो तो हमेशा इसमें पिसते रहेंगे। आप इमर्जिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं। अभी अगस्त में जब बिटकॉइन क्रैश किया था, जापानीज मार्केट क्रैश कर गई थी। बिटकॉइन जो क्रैश किया था, जापानीज मार्केट क्रैश की थी। क्यों? क्योंकि जापानीज मार्केट, जापान जो है वो सबसे बड़ा बायर है ना यूएस बॉन्ड्स का, राइट, ट्रेजरी ट्रेज़री का बॉन्ड्स का। हुँ, उनकी क्रैश की वजह से वो क्रैश किए। जापान, पाकिस्तान तो फिर कहाँ पर है? द हुँ। पॉइंट इज कि अगर इसको लोग स्कैम समझते हैं तो फिर यूएस डॉलर सबसे बड़ा स्कैम है। बैंकिंग सिस्टम उससे बड़ा स्कैम है। तो और ये 3 ट्रिलियन की मार्केट होगी, प्रोजेक्टेड टू बी 10 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर बिटकॉइन हम लोग 120 पे देख लेते हैं, 100 पे देख लेते हैं, चलो इस साल शायद हम लोग 100 का देख लें, मोस्ट लाइकली देख लेंगे।
अगले साल हम लोग 120 का देख लेते हैं या 200,000 का देख लेते हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन इज प्रिडिक्टिंग, विल सी। तो हम लोग 10 ट्रिलियन पे बैठे हुए हैं, राइट? तो 10 ट्रिलियन, चलो 10 ट्रिलियन फॉरगेट, 3 ट्रिलियन की मार्केट स्कैम नहीं हो सकती। यहाँ प्रोजेक्ट स्कैम होते हैं। अब आप उनको कैसे फिल्टर आउट करो? देयर मेनी वेज, लेकिन द फर्स्ट थिंग इज कि जो नए लोग आ रहे हैं, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि हाई मार्केट कैप्स में डालो पैसे, अपने इन्वेस्ट करो। लो मार्केट कैप्स में इस तरह ना करो, और मिड मार्केट कैप्स में इस वजह से ना इन्वेस्ट करो बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी। बिकॉज ये इतनी ऐसी मार्केट है कि बहुत आराम से मैनिपुलेटेड हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेगुलेशंस। रेगुलेशंस अभी तक सिवाय इसके व्हाट यू कॉल देम, जो अभी जनवरी में लोगों ने अप्रूव किया था बिटकॉइन का, ETF। हम्म। ईटीएफ्स। ईटीएफ्स हम्म। ईटीएफ्स अभी है, मगर रेगुलेशन अभी इतनी क्लियर नहीं हुई है, राइट? तो अब ट्रम्प के आने के बाद हम लोग को रेगुलेशंस की क्लैरिटी मिलेगी। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेगुलेशंस मैनिपुलेट करना मार्केट को बहुत आसान होता है। तो हाई मार्केट कैप्स में जाओ। मैं उनके लिए कह रही हूँ जो मार्केट को अभी नया नया ज्वाइन कर रहे हैं। बिटकॉइन में पैसे डालो। लोग समझते हैं आप पूरा एक बिटकॉइन ही खरीदोगे, आगे से कहेंगे 80,000 का बिटकॉइन कैसे खरीदो? 0.1 खरीद हम्म। लो, 0.01 खरीद लो, राइट? द थिंग इज आप गोल्ड भी तो खरीदो ना। जनरेशंस में ये जाता है, जिस तरह जनरेशंस में गोल्ड जाते हैं, सर बिटकॉइन जनरेशंस में जाएगा। एंड वाई, आई कम दैट टू इन अ बिट। तो आप थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन खरीद लो, इथीरियम खरीद लो, हाई मार्केट कैप्स। क्यों? वन सिंपल रीजन कि लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि पूरी मार्केट डूब रही है। अज्यूम कर लेते हैं क्रिप्टो की पूरी मार्केट टाइटैनिक है और ये डूब रही है। तो बिटकॉइन इथीरियम सबसे आखिर में डूबेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा डोमिनेंस है। यू विल गेट अ चांस टू गेट आउट ऑफ दिस बिटकॉइन एंड इथीरियम। लेकिन जो लो मार्केट कैप्स हैं, जो लोग लालच में आ जाते हैं ना, ग्रीड में, हम्म। कि एक्सआरपी 0.4 का बाय कर लेते हैं, $10 का एक्सआरपी हो जाएगा तो हमारे बड़े अच्छे पैसे बन जाएंगे। तो जो खैर एक्सआरपी इज नॉट लो मार्केट कैप, मैं मिसाल के तौर पर बता रही हूँ, सस्ता टोकन है, राइट? एज कम्पेयर टू बिटकॉइन इथेरियम। तो डोंट गो फॉर दैट, गो फॉर बिटकॉइन इथेरियम। हाई मार्केट कैप्स में जाओ। और अगेन एक्सआरपी इज अ हाई मार्केट कैप कॉइन, बट लोगों का ये ख्याल है एज एन एग्जाम्पल कि $10 का हो जाएगा, $5 का हो जाएगा। दैट्स नॉट गोना हैपन। क्योंकि अगर बिटकॉइन, हम लोग ये हम्म। कहते हैं कि एक्सआरपी $2 का भी हो जाएगा, $3 का भी हो जाएगा, तो वी आर सेइंग कि बेसिकली इथेरियम के मार्केट कैप को फ्लिप कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाँ, सबसे ज्यादा क्योंकि तो sorry for the interruption, guys. If you are new in crypto and you're looking for an exchange to start crypto journey today, check the link in the description below. I have a link for the Coinbase platform, which will give you $10 worth of BTC for free if you start using my link. Enjoy the trading. Let's get back to the video. कैपिटल तो किसी एसेट से निकल के दूसरे एसेट में फ्लो होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि वो कैपिटल कहीं और से आ रहा है। तो ये भी समझने की चीज़ है कि जो भी हमें बुल रन जो नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि वो कैपिटल कहीं और से निकल रहा है। चाहे वो गोल्ड से निकल रहा है या वो इक्विटी मार्केट से निकल रहा है, और फिर वो वहाँ से निकल के जो है वो बिटकॉइन में या इथेरियम में या क्रिप्टो की जो दूसरी कॉइन्स है उसमें जा रहा है। तो वो रिवॉल्व होता रहता है पैसा। तो ये सोचने की ज़रूरत होती है कि वो पैसा अगर अभी जा रहा है क्रिप्टो में, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो यकीनन गोल्ड से आ रहा है, क्योंकि गोल्ड अभी नीचे हुआ है, 2700 तक चले गया था। और फिर कुछ इक्विटी मार्केट से भी पैसा निकला है। हो सकता है बॉन्ड मार्केट से भी निकला हो, जो बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना फंड जो है वो बॉन्ड से निकाल के जो है क्रिप्टो में डाल रहे हो, हू नोज़? तो यही होता है ना, पैसा रिवॉल्व करता रहता है। एग्जैक्टली, मनी ऑलवेज चेंज पॉकेट्स। हुँ। अनलेस ये लोग मनी प्रिंट करके इंड्यूस करते हैं अपनी इकोनॉमीज में, लिक्विड लिक्विड इंजेक्शन कर दें मनी की, सॉरी लिक्विडिटी को इंजेक्ट करते हैं इकोनॉमीज के अंदर। अनलेस ऐसा होता है, जो कि कोविड के जमाने में हम लोगों ने देखा था, 2020 में फ्री मनी प्रिंटिंग हुई थी। आई मीन नॉट फ्री मनी प्रिंटिंग, स्टिमुलस चेक्स दिए गए थे, दैट्स डिफरेंट कहानी। लेकिन मनी ओनली चेंज पॉकेट्स, राइट? तो अगर आप लोग जो हाई मार्केट कैप से उनमें पैसा डालो, ग्रीड में मत आओ। सबसे पहले लर्न करो, फियर में ना हो, ग्रीड में ना हो, क्योंकि फियर एंड ग्रीड आर द टू इमोशंस जो कि इस मार्केट को रन करती है। प्रीटी जो सारे फाइनेंशियल मार्केट्स को फियर एंड ग्रीड ही रन करती है। अगर आप इसमें ट्रैप हो जाओगे, फियर एंड ग्रीड में, देन यू कांट मेक मनी। हुँ, गेट आउट ऑफ बिल्कुल। फियर एंड ग्रीड। ना लालच करो, ना डर में आओ, सोच समझ के छोटी इन्वेस्टमेंट करो, लर्न करो एंड ग्रो। मीम कॉइन्स, मीम कॉइन्स इस सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ, मजाक है। बट बिलियंस की, 50 बिलियन की मार्केट है मीम कॉइन की। मजाक है 50 बिलियन। अच्छा, इस पे मुझे आपसे क्वेश्चन ये करना था कि मीम कॉइन सबको पता है, दैट्स अ जोक फॉर श्योर। उसके पीछे कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ फन थिंग। लेकिन उसमें भी लोग जो हैं वो पैसा डाल रहे होते हैं। ये क्या साइकोलॉजी है? ग्रीड, ग्रीड, नथिंग एल्स लेकिन बट ग्रीड लालच। ग्रीड तब होगा ना, जब उनको पता होगा कि इसने ऊपर जाना है। लेकिन उस थॉट प्रोसेस तक पहुँचने से पहले ये कन्विंस लोग कैसे करते हैं अपने आप को कि यार ये ऊपर जाएगा और इसमें पैसा डालो? क्योंकि इट्स लाइक $50 डाल देते हैं, हुँ। 5,000 बन गया तो बन गया, नहीं बना तो $50 की क्या फर्क पड़ता है। दैट्स द सोच बिहाइंड इट। $20 डाल हुँ। देते हैं,
फलां का 20 डाला तो उसका 20,000 बन गया। $200 डाल देते हैं, बन गया तो बन गया, नहीं तो खैर कोई मसला नहीं, बट ग्रीड। और लोग क्या करते हैं, हम्म। देख रहे हैं पेपे, अभी जैसे पेपे बहुत पॉपुलर मीम कॉइन है, पेपे को देख रहे हैं, बोंक इज अनदर वेरी पॉपुलर मीम कॉइन दीस डेज, डोज इज अनदर वेरी पॉपुलर मीम कॉइन। अब डोज क्या है, इट्स अ मीम कॉइन, और मगर उसके डॉज पीछे तो इलॉन ये तो पिछली साइकिल में आया था, एज अ जोक ही आया था ना वो भी। और वो शिबू इनू वो भी जोक ही आया था। शिबा, लेकिन वो अभी बिल्कुल, भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो पंप हो रहा है, मतलब मुझे ये समझ नहीं बिकॉज़ आती कि क्यों हो रहा है ऐसा। बिकॉज़ डोज के पीछे इलॉन है। इलॉन मस्क एडॉप्टेड डोज। वो मैनिपुलेट करता है अपनी ट्वीट से इसको। वो उसको एक ज़माने तक करता था, मगर फिर उसकी मैनिपुलेशन भी काम नहीं आई, बट अब इलॉन चूँकि अब ट्रम्प का सेकंड हैंड हो गया हुआ है, और उसको कोई बहुत ज़्यादा लाइक गवर्नमेंट में बहुत उसको कोई स्ट्रॉन्ग रोल भी मिला हुआ है, ही इज़ गोइंग टू हेड व्हाटएवर उसने व्हाटएवर। एक्चुअली एक गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है, उसका नाम ही डोज है, डिपार्टमेंट इज़ इट? ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ओके। उसका एब्रीविएशन है। तो अच्छा, अच्छा, उसने ओके। मेरे ख्याल में ये इसी वजह से रखा है ताकि वो जो है मार्केट में जाके डोज कॉइन को पंप करे। तो वो ट्वीट भी करता है ना, तो वो डोज लिखता है, तो अगर किसी को पता नहीं है, जो यूएस में नहीं रहता, उसको नहीं पता होगा ये डोज क्या चीज़ है यूएस के अंदर। तो वो समझते होंगे शायद ये डोज कॉइन की बात कर रहा है, तो वो उसकी वजह से डोज कॉइन जो है पंप होता है। तो मेरे ख़्याल में इसका इसका रिलेशन है। अब ऑफ़ कोर्स हमें पास कोई प्रूफ़ तो नहीं है, हम स्पेकुलेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसने ये नाम जो है ना ख़ास तौर पे इसीलिए रखा है ताकि वो उसको पंप करे। डेफिनिटली ही इज़ वेरी स्मार्ट। हुँ। ही इज़ अ मैन हू बिलीव्स कि मार्स को कॉलोनाइज़ करना इतना ही आसान है जैसे मैं जाके अभी कॉफ़ी शॉप खोल लूँ। That's what he believes in, and whatever, this is the thing, whatever he believes in, he brings into fruition because it's his belief. हुँ, He has no fear. उसको कोई खौफ नहीं है। अगेन बिल्कुल। लोग कहेंगे वो तो खैर था ही खुद ही बिलियनर, तो उसको क्या खौफ होना, बट आई मीन दैट्स अ डिफरेंट कहानी, बट हुँ। या तो ये मीम कॉइन्स का है। अच्छा, मुझे कुछ क्वेश्चन्स आए थे अपने फ़ॉलोअर की तरफ से, तो मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ। एक मेरे फ़ॉलोअर ने मुझसे पूछा था कि जो कॉइनबेस ने ईटीएफ लॉन्च किया है, अम, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या प्रोस एंड कॉन्स आपको नज़र आते हैं उसके अंदर? इथीरियम के ईटीएफ्स उसने लॉन्च किए हैं। Coinbase has launched several Ethereum related initiatives. See, Ethereum का ETF तो लॉन्च हो गया है, मगर उसको इतनी अडॉप्शन मिल नहीं रही है। For I think maybe Solana is taking over. Maybe Solana सारी limelight ले रहा है इन्वेस्टर की। Maybe हुँ, एक आम इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो Solana में पैसा डालना चाह रहा है। और Bitcoin is outshining Ethereum for obvious reasons. I think Ethereum हुँ, का ETF will work. जो Coinbase की आप बात कर रहे हो, but it will take some time, क्योंकि अगर आपको याद हो तो गोल्ड का भी जब ETF लॉन्च हुआ था 80s में, तो उसको 2 साल लगे थे पिकअप होने में। और बिटकॉइन का भी ईटीएफ जो है वो पहले 10 दिनों में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद फिर गिर गया था। तो हुँ। आई थिंक इट टेक्स टाइम। अब और कॉइनबेस इज ये भी है वर्किंग कि विद। ना कि वो जो एक नया कॉइन आया है सुई के नाम से, वो काफ़ी जो है वो पॉपुलर हो रहा है, और उसकी वजह से ऑफ कोर्स कैपिटल दूसरे कॉइन से निकल के उसमें आ रहा होगा। तो हो सकता है इथेरियम में जो कैपिटल था वो अब वहाँ से निकल के सुई में जा रहा हो। हू नोज़, मतलब ये भी एक हो सकता है ना कि इन्वेस्टर हमेशा जो है वो एक शाइनिंग टॉय की तरफ देखता है कि अब नेक्स्ट शाइनिंग टॉय क्या है? कहाँ मैं अपना रिटर्न जो है मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ। तो अगर सुई को उनको लगता है कि सुई जो है वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो आगे जाके 10x, 50x, 100x दे सकता है, तो ऑफ कोर्स वो अपना कैपिटल वहाँ से डाइवर्ट करके उसमें डालेंगे। तो ये भी हो सकता है कि अगर उनको अदर प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हो तो वो सुई जैसे फिर वो इथेरियम से पैसा निकल के उसमें जा रहा होगा। द इंटरेस्टिंग थिंग इज के सोलाना इज कॉल्ड इथेरियम किलर एंड सुई इज कॉल्ड सोलाना किलर। यू अच्छा। गेटिंग मी? इथेरियम इज द डैडी ऑफ ऑल। ठीक है, इथेरियम बिटकॉइन के बाद इट्स इथेरियम। हुँ, और सोलाना वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट इथेरियम, क्योंकि इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है इट्स वेरी स्लो, और उसकी ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है इट्स वेरी हाई। फिर सोलाना आया। फिर सोलाना हुँ, को किल करने के लिए सुई आया। अभी इनकी अपनी कम्युनिटीज कहती है, मैं नहीं कह रही सोलाना इथेरियम को फ्लिप कर जाएगा या किल कर देगा, और ना ही मैं कह रही हूँ कि सुई सोलाना को किल कर जाएगा। बट द थिंग हुँ, इज इट्स ऑल इन्वेस्टर सेंटिमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टर का सेंटिमेंट जहां जाएगा ना, पैसा उधर ही जाएगा। और इन्वेस्टर का सेंटिमेंट हुँ। ना आप कंट्रोल कर सकते हो, ना मैं, ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, ओपन बिकॉज दे मार्केट आर करते हैं। रिटेलर। इट्स हुँ, फ्री मार्केट। बिल्कुल। इट्स फ्री मार्केट। For the interruption, guys, if you are interested in reading about these topics like macroeconomics, financial markets, what's happening with the geopolitical situation, what's happening with interest rate, monetary policy, Federal Reserve, ECB, China, Japan, I cover these topics in a very simple and plain English in a very digestible format. If you like to read about this, there is a link in the description about my newsletter that I send out every week. Do yourself a favor, click subscribe, and enjoy reading. Thank you.
मैंने भी थोड़ी बहुत ट्रेड की है, लेकिन मैंने देखा कि जो फ़ीस है ना एक्सचेंजेस की, वो बहुत हाई है। यहाँ पे एक वेल्थ सिंपल के नाम से एक ब्रोकरेज है, जो कि आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग का देती है चांस। उनकी भी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, फिर मैंने उनको छोड़ के मैं कॉइनबेस में आया। अब कॉइनबेस की भी मैं देख रहा हूँ कि जो उनकी फ़ीस है, ट्रांज़ैक्शन फ़ीस, वो काफ़ी हाई है। तो ये क्यों होता है, आपको पता है इसके बारे में? क्योंकि जो अगर हम स्टॉक ट्रेडिंग देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ ब्रोकरेजेज़ ऐसी हैं जिनका उनकी फ़िक्स्ड फ़ी होती है। $5 $10 जो भी है, वो पर ट्रांज़ैक्शन फ़ी है। लेकिन जितने भी ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेज़ हैं, ये परसेंटेज वाइज़ चार्ज करते हैं फ़ी। जितनी बड़ी ट्रांज़ैक्शन होगी, उस हिसाब से परसेंटेज वाइज़ वो आपसे फ़ी चार्ज करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। सी दिस इज़ द डिलेमा। जो सेक्सेस हैं सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस जो आप ये बात करिए सब सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस और फिर एक होती हैं डेक्सेस डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस। तो जो सेक्सेस हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि दे आर द उनकी मोनोपोली है, ठीक है? और क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई प्रोजेक्ट या कोई एंटिटी सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है ना तो वही एक्सचेंजेस होती हैं। मिलियंस की इनकी डेली ट्रांज़ैक्शंस दे अर्न राइट? बिल्कुल। ऑन ट्रांज़ैक्शंस दे अर्न। तो द थिंग इज़ कि कॉइनबेस जो है ना गवर्नमेंट के साथ है। तो कॉइनबेस है, क्रिप्टो.com है, मुझे नहीं पता कनाडा में है कि नहीं, क्रिप्टो.com यूके में बहुत पॉपुलर है और कॉइनबेस भी यूके में बहुत पॉपुलर है। ये जो है ना ये काम करती हैं गवर्नमेंट्स के साथ क्योंकि ये सारा मेरा डेटा, कस्टमर का डेटा गवर्नमेंट को शेयर करती हैं, राइट? हुँ, तो दैट इज़ द रीज़न वो अपनी कॉस्ट जो है ना फिर आगे हम लोगों तक पास ऑन कर देती हैं। राइट? जो दूसरे बिल्कुल। एक्सचेंजेस जैसे कि बायनेंस है, खैर बायनेंस तो काफ़ी बड़ी एक्सचेंज है, मैक्सी ग्लोबल है, kraken है, ये थोड़ी-सी गवर्नमेंट के साथ नहीं काम करती हैं, कहती हैं हम नहीं डेटा शेयर कर रहे तुम्हारे साथ, तो यूके से बायनेंस को भी किक कर दिया, यूके से मैक्सी को भी किक कर दिया, अब हम लोग के पास यहाँ पे kraken रह गई है। तो द थिंग इज़ कि जो अभी kraken भी मेरे ख़्याल से अब कुछ बेहतरी आ जाएगी बिकॉज़ ट्रम्प के आने के बाद रेगुलेटरी क्लैरिटी हम लोगों को मिलेगी और ये सब इनकी मोनोपोली कम हो जाएगी। बट जो एक्सचेंजेस गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है ना बिकॉज़ दे आर शेयरिंग डेटा, दे आर गिविंग अ हेवी चंक ऑफ देयर अर्निंग टू द गवर्नमेंट तो वो फिर कॉस्ट जो हुँ। है वो आपको पास ऑन कर रही हैं। मैंने ये देखा था कि जो मैंने जितनी भी ट्रेडिंग की है, उसमें मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हुआ, लेकिन जो पैसा कमाया है, वो एक्सचेंज ने कमाया है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। क्योंकि मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो हर ट्रेडर से अगर वो पर ट्रांज़ैक्शन इतना चार्ज कर रहे हैं, तो दैट दैट मेक्स अप अ लॉट। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.